सबसे पहले तो आपको दिवाली की राम राम। आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करता हूं कि ये दिवाली आपके घर में सुख समृद्धि लाए, आपके परिवार में, आपके गांव में स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे। मेरे प्यारे भाइयों, पहले तो मैंने टिकट मांगा, टिकट कट गया तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि चुनाव लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, लोग साथ आएंगे तो कैसे आएंगे। लेकिन यहाँ के कुछ युवा साथियों ने निवेदन किया, उन्होंने कहा कि भाई साहब चुनाव खड़े तो हो, फिर देखेंगे। फिर खड़ा हुआ, छबड़ा में रैली निकाली। छबड़ा में रैली निकालने के बाद जब छबड़ा में मैं घूमा तो जिस तरह से छबड़ा में, जिस तरह से युवाओं ने, छात्रों ने मुझे समर्थन दिया, और उसके बाद जब मैंने कार्यालय खोला और शाम को जब उन छात्रों से मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि एमएलए का तो पता नहीं, पर इस चुनाव को मैं विश्वविद्यालय का चुनाव बना दूंगा, कॉलेजों के चुनाव की तरह। आज मैं देख रहा हूँ कि एमएलए के चुनाव इससे पहले भी आपने देखे होंगे किस तरह से एमएलए और सांसदीय चुनाव होते हैं। एमएलए का कैंडिडेट आगे आगे चलता है, उसके आगे आगे धपला चलता है, और उसके पीछे पीछे लंबे कुर्ते पजामे वाले नील लगा के चकाचक पुगले की तरह पीछे पीछे चलते, ऐसे लगता है जैसे कोई दिए की बैठक में जा रहे। और हमारा चुनाव, जब हम चुनाव में घूम रहे, चुनाव मैदान में घूम रहे, गांव गलियों में घूम रहे, तो वातावरण चुनावी नहीं लग रहा। वातावरण ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला भर रहा हो, जैसे कोई मेले की तैयारियां हो रही हो, जैसे कोई कुंभ की तैयारियां हो रही। मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक ऐसी जाति से आता हूं जिस जाति के प्रति ज्यादातर लोगों की जो भावनाएं वो अच्छी नहीं रहती। उस जाति के बारे में लोगों का ये मन रहता है कि ये जाति लड़ाकू है, बदमाश है, ये इनका व्यवहार इस तरह का रहता है। लेकिन पांचों अंगुलियां एक जैसी नहीं रहती। कई बार हमने देखा है कोई दलित के घर में पैदा होके भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बन सकता है, तो कोई ब्राह्मण के घर में भी पैदा होने वाला कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्राह्मण के जो वरदान होता है, जो ब्राह्मण होता है, उन कर्म कांडों को नहीं मानता। तो मेरा ये मानना है कि मैं एक जाति के घर में जरूर पैदा हुआ हूँ, वो मैं नहीं, ऊपर वाले ने मुझे जिस घर में भेजा है उसमें जन्म हुआ है। लेकिन मैं एक पटेल के घर में पैदा हुआ हूँ, एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जिसने जिंदगी भर, जब से मैंने देखा है, दुख दर्द, कमजोर दीनहीन लोगों के दुख दर्द बांटने का काम किया है। और यही कारण है कि मेरे दादाजी भी 17 साल सरपंच रहे और मेरे माता पिता भी पिछले 30 साल से सरपंच है, और अभी मेरी माँ सरपंच है। और इस बात को आप समझ सकते हो कि 30 साल से लगातार सरपंच पंचायत राज में वही रहता है, पंचायत राज में वही रहता है जिसके कर्म अच्छे होंगे। और फिर आप तो आपके भाई के बारे में जानते हैं, जो सोशल मीडिया चलाते हैं, जो मोबाइल चलाते हैं, आप तो अच्छी तरह जानते हो कि आपके भाई ने इस 12 से चल के 400 किलोमीटर जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति करी। जहाँ राजस्थान के धुरंधरों के बच्चे आते हैं, जहाँ पैसे वालों के बच्चे आते हैं, उनके बीच में जाके आपके इस भाई ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सबसे बड़े विश्वविद्यालय की राजनीति की, और विश्वविद्यालय की राजनीति भी इस तरह से की कि वहां भी छाप छोड़ के आपका भाई आया। आपका भाई जब वहाँ राजनीति में उतरा तो उसके पहले उस विश्वविद्यालय की वैसे हालात थे जैसे छबड़ा छिमड़ोद के हालात थे। जैसे छबड़ा छिमड़ोद में एक ही परिवार बार बार चुनाव लड़ता है, जीतता है, और जो केवल व्यापारियों की राजनीति करता है, जो केवल पैसों की राजनीति करता है, और जिसने केवल काम किया है तो अंग्रेजों की तरह फूट डालो, राज करो की नीति अपनाइए। यहाँ जो किसान जाते हैं, किसानों के बच्चे, उनको लड़ाने झगड़ाने का काम किया है, और इसी ताकत पर वो
एमएलए बन के बैठे। आज दिन तक उन्होंने किसी थाने में पहुंच के, किसी तहसील में पहुंच के, किसी मंडी में पहुंच के किसी किसान के दुख दर्द को नहीं जाना। कभी उन्होंने ये नहीं कोशिश की कि किसानों को क्या समस्या है। किसान रात में जब लाइट आती है तो किसान किस तरह से खेतों में पानी मोड़ते होंगे, किसान किस तरह से केसीसी लेना चाहता है, किस तरह से बैंकों में उस किसान को लूटा जाता है। किसान जब थानों में जाता है तो किस तरह से थाने वाले किसान और किसानों के बच्चों को लूटते हैं। और पिछले दिनों आपका भाई, आपका बेटा जब छबड़ा छिपा की धरती पे किसानों की लड़ाई लड़ने आया तो उसको भी रोकने का पूरा प्रयास किया। 8 मुकदमे लगा दिए, 2 बार जेल भेज दिया। और गलती मेरी क्या थी? गलती सिर्फ मेरी ये थी, मैंने ये कहा था जो किसानों का बीमा का पैसा अटका पड़ा है उसको तुरंत जारी करो। और जब प्रशासन ने नहीं सुना, तो आपका भाई ट्रैक्टर को लेके रेलवे ट्रैक पे चढ़ गया। या तो कर्नल भैंसला रेलवे ट्रैक पे चढ़ा था, इस हाड़ौती की धरती पे किसानों के लिए आपका बेटा रेलवे ट्रैक पे चढ़ा। और रेलवे ट्रैक पे चढ़ा, उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला, उसी दिन मुझे हरनौदा के थाने में गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया। और रात में मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ वो तो मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि किसानों को 81 करोड़ रुपए किसानों के बीमा के जारी हुए। और वो इसलिए रोक लिए गए, बाद में वो इसलिए रोक लिए गए क्योंकि कलेक्टर को, एसपी को, जो गुलाम बने हुए यहाँ के नेताओं के, उनको ये लगा अगर ये 81 करोड़ रुपए किसानों में बांट दिए तो नरेश मीणा की वाहवाही हो जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने पिछले दिन 2 महीने 3 महीने की राजनीति आपके बीच में की, सेवा करने का किया, लेकिन मैंने जो भी मुद्दे उठाए, मैंने मुद्दा उठाया लाइट का। आपको पता है बिजली गड़बड़ कर रहे थे बरसात में, मैंने अय्यन को पकड़ लिया, अय्यन से कहा तू किसान का बेटा है इसलिए छोड़ रहा हूँ, तू अगर कोई और होता तो तेरा इलाज कर देता, लाइट सुचारू रूप से दे देना, लाइट सही तरीके से दे देना, नहीं तो मेरे से कोई बुरा नहीं होगा। और आपको पता है बरसात में जिस दिन से मैंने अय्यन को पकड़ा था उसके बाद में लाइट की आंख मिचौली नहीं हुई थी, लाइट रेगुलर आने लग गई थी। लेकिन बीच में मेरे पे मुकदमे लगा दिए गए, मुझे जेल में डाला गया। और बाद में मेरे खिलाफ एक राजपाषा का मुकदमा, एक राजद्रोह का मुकदमा जो गुजरात में हार्दिक पटेल पे लगाया गया था, वैसा ही मुकदमा नरेश मीणा पे लगाने की तैयारी थी। नरेश मीणा को 1 साल के लिए जेल में डालने की तैयारी थी। और जिसके कारण से मुझे लगा वो चाहते थे कि वो मुझे जेल में डाल दे, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊं, इसी कारण से मैं यहाँ से 1 महीने के लिए गायब हो गया था। मैं सोमनाथ द्वारकाधीश चला गया था और उस बीच में फिर से इन्होंने लाइट में गड़बड़ कर दी। और अभी मैं जब गांव-गांव घूम रहा हूँ तो सबसे बड़ी समस्या लाइट की आ रही है। अभी भी सबसे बड़ी समस्या क्या है? लाइट की। और फिर एक बात और बताऊं, अभी तो इतनी ठंड नहीं है, अभी तो इतनी ठंड नहीं है, अभी तो हम रात को फिर भी पानत कर लेंगे। लेकिन दिसंबर के बाद जनवरी में क्या होगा जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी? अय्यन जय्यन एसी कमरों में, रजाई में ठंड नहीं रुकती तो हीटर चला लेते हैं, हीटर चला के रजाई ओढ़ के सो जाते, उनको नहीं पता लाइट जोड़ देते रात को। अगर गलती से रात को लाइट जोड़ने के बाद अगर लाइट चल भी गई तो किसान का कोई फोन नहीं उठाता, किसान बेचारा यूं बैठा रहता है, सोचता है अब लाइट आ जाए, मोटर चलाओ। लेकिन आपका बेटा अब आपके बीच में आ गया और आपका बेटा ये भरोसा दे रहा है, वादा कर रहा है, आपको वचन दे के जा रहा हूँ, 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। अगर आपका बेटा एमएलए बना तो ये सौगंध खा रहा हूँ इस बार आपके इस गांव में कि रात को लाइट नहीं देने दूंगा। जितनी लाइट मिलेगी,
जितनी लाइट मिलेगी वो दिन में मिलेगी। और एक बात और कह देना चाहता हूँ, माता जी और माता जी सामने सुन रही है, बुरा मत मानना। बेचारी देव उठनी 11 के बाद नई नई शादियां होगी और नई नई शादियां होगी, दूल्हा दुल्हन सोचेंगे घर में सोएंगे, साथ रात बिताएंगे। और ये लाइट वाले अगर बेचारा कोई किसान का बेटा जिसकी नई नई शादी हुई रात को लाइट देंगे तो फिर वो घर में कैसे रात बिताएंगे। और इसलिए जो बेटियां अपने ससुराल जाएगी, जो सोचेगी कि मैं अपनी सासू की सेवा करूं, ससुर की सेवा करूं, अपने पति के साथ अपने समय बिताऊं, मैं कह देना चाहता हूं आपसे कि उन बेटियों की भी दुआ इस बार नरेश को मिलने वाली है। क्योंकि नरेश ने कह दिया है कि इस बार कोई भी किसान पूरी सर्दी में रात खेत में नहीं बिताएगा। जैसे अधिकारी रात में रजाई ओढ़ के घर में सोते, इस बार आपका बेटा आपके बीच में है। आप भी इस बार आपके बेटे की वजह से खूब रजाई ओढ़ के घर में सोना और दिन में खेतों को संभालना, ये आपको मैं कह के जाता हूं। आपका बेटा आपसे कह रहा है आपके बेटे को एमएलए बना दो। जिस तरह से मैंने इस बार कलेक्टर को कहा था, मैंने जेल से छूटते कलेक्टर को कहा था कि कलेक्टर नरेश मीणा आ गया, इस बार कोई किसान खाद की लाइन में नहीं लगेगा, कोई किसान किसी खाद के कट्टे के 2 रुपए ज्यादा नहीं देगा। और आपने देखा होगा हर साल किसानों को खाद की लाइन में लगना पड़ता था, पुलिस के डंडे खाने पड़ते थे, उसके बाद भी खाद मिलता नहीं था, उसके बाद भी यहाँ के किसानों को मध्य प्रदेश में खाद लेना जाना पड़ता था, खाद के दुगने पैसे देने पड़ते थे। लेकिन जब से आपका बेटा इस बारे में आया है, जिस दिन कलेक्टर को कह के आया हो, उस दिन आप देख लो एक भी किसान को खाद की लाइन में लगना पड़ा हो तो बता दो। एक भी किसान को खाद की लाइन में लगना हो तो बता दो। एक भी किसान को खाद के 2 रुपए ज्यादा देने हो तो बता दो। मेरे प्यारे भाइयों, युवा साथियों, यहाँ बुजुर्ग कम, युवा साथी ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन ये हमारे बुजुर्ग पहले समझदार हो जाते, ये हमारे बुजुर्ग पहले समझ जाते कि किसान क्या होता है, किसान का दुख दर्द कौन जानता है, कौन समझता है। तो ये 70 साल से हम लोग इस तरह से नहीं भटकते। जिस तरह से पंजाब से गंगानगर जैसलमेर में जब नहर आ सकती है, पंजाब से गंगानगर में इंदिरा नहर का पानी आ सकता है, गंगानगर हरियाणा बन सकता है, रेगिस्तान हरियाणा बन सकता है। तो एक तरफ पार्वती नदी बहती है, एक तरफ परवन बहती है। अगर 50 साल पहले 70 साल से वोट पड़ने लगे, 70 साल से एमएलए सांसद आप बना रहे हो, अगर एमएलए सांसद यहाँ कोई किसान का बेटा बढ़ जाता तो ये आपके जो खेत सूखे पड़े, जो लाइट की दिक्कतें आ रही है, जो ट्यूबवेल करवानी पड़ रही है, आपके खेतों में भी नहर आ सकती थी, आपके खेतों में भी नहर आ सकती थी। मैं कहना चाहता हूँ, लोग कहेंगे कि हमारे खेतों में पानी कहाँ से आएगा, हमारे खेतों में नहर कहाँ से आएगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पढ़े लिखे छात्रों, युवा साथियों, जब बिशनपुर का पानी टॉप से अजमेर जा सकता है, जब बिशनपुर टॉप का पानी लिफ्ट के द्वारा, मोटर के द्वारा जयपुर जा सकता है, जब परवन नदी का पानी मोटर के द्वारा कवाई की थर्मल में जा सकता है, जब परवन का पानी मोटर के द्वारा चौकी की थर्मल में जा सकता है, तो वही परवन का पानी, वही पार्वती का पानी आपके खेतों में भी आ सकता है। लेकिन ये बात कौन करेगा? ये बात वो करेगा जो किसानों के दुख दर्द जानता हो। अरे इनको तो ये भी पता नहीं है कि लहसुन की मंडी छिपा बड़ौद में, और ये पूरा क्षेत्र लहसुन की खेती करता है। और ये किसान यहाँ के चाहते हैं कि हमारा लहसुन हमारी पड़ोसी मंडी में बिक जाए, हमें कोटा नहीं जाना पड़े, हमें दूसरी मंडी में नहीं जाना पड़े। और जब ये किसान
छिपा बड़ौद की मंडी में लहसुन लेके जाता है तो मैंने कई बार देखा है, क्योंकि मैंने पिछली बार 50 बीघा का लहसुन खुद ने किया था, उसके पहले 100 बीघा का किया था, उसके पहले 65 बीघा का किया था। और मैं खुद भी खेती में एक्सपर्ट हूँ। जो अच्छे अच्छे किसान नहीं कर सकते वैसी खेती करना अपना भाई जानता है। और मैं कहना चाहता हूँ, जब किसान लहसुन बेचने जब छिपा बड़ौद की मंडी में जाता है तो 3 दिन तक लहसुन की बोली नहीं लगती। 3 दिन तक लहसुन की बोली नहीं लगती। लेकिन आज दिन तक ना तो किसी व्यापारी ने उनकी मदद की, ना यहाँ के किसी नेता ने उनकी मदद की। उनसे जाके ये नहीं पूछा कि जब 3 दिन तक लहसुन की टोली छिपा बड़ौद की मंडी में खड़ी रहती है तो जो किसान जो 3 दिन तक वहाँ पड़ा रहता है वो कहाँ तो खाना खाता है, कहाँ वो रात बिताता है। वो जब रात में मंडी में सोता है तो उसके सोने की क्या व्यवस्था रहती है? क्या उसको मच्छर नहीं काटते क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप बरसात में जब सड़कों पे डोलोगे, हाड़ौती की सड़कों में देखा होगा आपने, पूरी हाड़ौती की सड़कें भैंसों से भरी रहती है। हमारी जो भैंसे हैं, हमारे जो जानवर है वो सड़कों पे रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि हाड़ौती का ढीकड़ी, हाड़ौती का मच्छर जो भैंस को नहीं सोने देते, जो भैंस की इतनी मोटी चामड़ी में वो हाड़ौती का मच्छर खून निकाल लेता है। तो वो जब लहसुन की मंडी में कोई किसान सोता है, रात बिताता है, तो वो ढीकड़ी उसको काटती होगी तो उसको कितना दर्द होता होगा। ये प्रताप सिंह भी नहीं जान सकता, ये करण सिंह नहीं जान सकता, ये तो किसी किसान का बेटा ही जान सकता है। ये तो किसी किसान का बेटा ही जान सकता है, जिसने रातें खेतों में गुजारी हो, जिसने रातें मंडियों में गुजारी हो। जो किसान जो खुद खेती करता है वही किसानों के दुख दर्द को जान सकता है। और आपका बेटा तो अपने आधे जिंदगी खेतों में बिताता है। अगर आपके कोई जानकार मेरे एरिया में हो, मोटपुर में, केरवाले में, ननावता में, गौघाट में, आप शायद हो सकता है आपको इस बात पे भरोसा नहीं हो। आप सोचते होंगे कि जयपुर की राजनीति करता था, ये खेती बाड़ी कहाँ से करता होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मुझे सिंगल फेस मोटर चलाना आता है, मुझे रात को पाणत करनी आती है। मैं खुद खेती से जुड़ा हुआ हूँ, खुद खेती करता हूँ और इसीलिए खेतों का दुख दर्द जानता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भाई, पहली बार किसान के नाम पे वोट मांगने आया हूँ। युवाओं से कह रहा हूँ कि जो बुजुर्गों ने गलती की, जो पूर्वजों ने गलती की, उस गलती को मत दोहराओ, उस गलती को मत दोहराओ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप मुझे वोट दो, मुझे वोट नहीं दो तो उपेंद्र शर्मा को दे दो, उपेंद्र शर्मा को नहीं दो तो जयनारायण ठाकुर को दे दो, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को मत देना। मैं आपसे और मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि अगर अब भी आपने गलती करके कांग्रेस बीजेपी को जिता दिया, जब उपेंद्र शर्मा ने हिम्मत करके निर्दलीय लड़ने की कोशिश की, जब नरेश मीणा ने निर्दलीय लड़ने की कोशिश की, जब जयनारायण ठाकुर ने निर्दलीय लड़ने की कोशिश की, तो इस भरोसे पे किए कि कभी जिंदगी में पार्टी हमेशा पैसे वालों को टिकट देगी, पार्टी किसी किसान के बेटे को टिकट नहीं देगी। और जब तक हम निर्दलीय लड़के अपनी ताकत को नहीं पटोरेंगे, अपनी ताकत को खड़ी नहीं हो करेंगे, तब तक पार्टियां हमें टिकट नहीं देगी। अब हम आपके भरोसे खड़े। अगर आपने कांग्रेस बीजेपी को हरा के भेज दिया, कांग्रेस बीजेपी को तीसरे चौथे नंबर में भेज दिया, तो ये पक्का मानना कि अगली बार जब पार्टियां टिकट देगी तो किसानों के बेटों को टिकट देगी, किसान के बच्चों को टिकट देगी। ये आप कहना। इसलिए मेरा निवेदन, मैं इतनी देर आपसे भाषण इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेहताओं का गांव है, पढ़ी लिखी कौम हो, संघर्षशील की कौम हो, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हो। और खेती बाड़ी के साथ साथ जिस तरह के मकान देख रहा हूँ, ये हवेलियाँ जो बनी हुई है, ये संपन्नता का प्रतीक है। इस संपन्नता का प्रतीक का परिचय देते हुए, जागरूक किसान बनते हुए एक नई राजनीति पैदा कर दो। कांग्रेस बीजेपी का बहिष्कार कर दो, कांग्रेस बीजेपी को गांव में घुसने मत दो।
चाहे निर्दलीय किसी को भी आपका मन करे उसको वोट दे दो, तभी हमारा भला होने वाला है। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।